नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। हमारा चल रहा है दोस्तों टॉपिक नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, और उसमें पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हम सब ने एक वर्ड देखा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या होता है कि हर एक लॉ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक लॉ कुछ तो अजम्पशंस लेके आता है। मतलब कुछ अगर हम लोग अजम्पशंस नहीं पकड़े तो वो लॉ क्या नहीं होता, ट्रू नहीं होता है। तो वो कौन कौन से अजम्पशंस है ये हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। हमारे बुक में 7 अजम्पशन दिए, हम लोग 7 अजम्पशंस को डिटेल में पढ़ लेंगे। पहला अजम्पशन है इसमें कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है, आप लोगों को ये लगेगा। तो इसका रिलेशनशिप है दोस्तों, इसका रिलेशनशिप कैसे है कि चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर लेता है, अफेक्ट कर लेता है प्रॉफिट ऑफ द सेलर। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एक लेक्चर पहले मैंने बोला था कि मैं एक टॉयज की फैक्ट्री सेटअप करने वाला हूं, और टॉयज की फैक्ट्री सेटअप करने के बाद मैंने क्या किया, समझो मेरी ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपये, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपये थी, और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये टॉयज बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 7 रुपये थी, और मेरे को प्रॉफिट हो रहा था इसमें 10 - 7 मतलब 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा था मेरे को। 10 रुपये प्राइस पे मैंने क्या किया, 100 क्वांटिटी सोल्ड आउट कर दी, मतलब सप्लाई कर दी। ये जैसा हमने एक प्राइस शेड्यूल देखा था, प्राइस और सप्लाई का शेड्यूल देखा था, उसी हिसाब से मैं ये वैल्यूज ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्या हुआ दोस्तों, प्राइसेस बढ़ गई। समझो उस टॉयज की प्राइसेस हो गई 10 से 20। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो एक सेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालसा में क्या करता है, ज्यादा सप्लाई करना चालू कर देता है। बट क्या हुआ, ऑन द सेम टाइम अगर हम ये अजम्पशन ना ले, 2 मिनट के लिए ऐसा समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब हो गई दोस्तों 18 रुपए, 7 रुपीज से 18 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। कुछ तो ड्रास्टिक चेंज आ गए, समझो गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा कर दिए, कुछ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या तो मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा प्रॉफिट कितना है, 2 रुपए प्रॉफिट है। अब आप मुझे ये बात बताइए, पहले 10 रुपए प्राइस पे 3 रुपए मुझे प्रॉफिट होता था, तो मैं 100 क्वांटिटी सप्लाई करता था, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 3 रुपए पर यूनिट। बट जब अब मुझे प्रॉफिट ही 2 रुपए पर यूनिट हो रहा है, तो मैं 100 से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूंगा क्या, नहीं करूंगा। मैं 100 से कम क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, अज्यूम कर लेते हैं 80 क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। अब क्या हो जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई इधर फेल हो जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़नी चाहिए। बट हमारे इधर तो उल्टा हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड तो कम हो रही है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं दोस्तों कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, होल्ड गुड करेगा। और तभी जब प्राइस बढ़ेगी तब एक सप्लायर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करेगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा अजम्पशन। अभी हमारा दूसरा अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्रीज हम लोग सेटअप करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने ऐसा अजम्पशन क्यों लिया कि हमें टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रखनी पड़े। अब समझते हैं, समझो ऐसा हो गया कि चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अगर चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि सेम प्राइस पे ज्यादा या कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। मतलब समझो कि पहले मैं लेबर वर्क करता था, अब क्या आ गई, मेरे पास मशीन आ गई, तो सेम प्राइस पे मैं अब मशीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा और ज्यादा सप्लाई करूंगा, तो इधर प्राइस चेंज भी नहीं हुई, फिर भी मैंने मेरा सप्लाई क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं क्या कर रहा था, 10 रुपए प्राइस पे 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, बट अब क्या हुआ, इधर मैं लेबर वर्क यूज कर रहा था, अब मार्केट में कुछ नहीं, मशीनरी आ गई। मशीनरी आने से मेरी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपग्रेड हो गई, एडवांस हो गई। अब एडवांस्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोज 300 टॉयज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, रोज मैं 300 टॉयज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो अगर क्या हुआ, मेरी प्राइस तो बढ़ी नहीं, मतलब प्राइस कांस्टेंट ही है। 10 रुपए प्राइस पे मैं पहले 100 क्वांटिटी सप्लाई करता था, अब 10 ही रुपए प्राइस पे मैं क्या कर रहा हूँ, 300 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है दोस्तों, जब क्या होता है, चेंज होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। इसके लिए हम लोग क्या अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा।
अब लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग तीसरा अजम्पशन देते हैं दोस्तों कि नो चेंज इन वेदर कंडीशन, मतलब वेदर कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। वेदर कंडीशन चेंज नहीं होगी मतलब क्या नहीं होगा कि फ्लड, अर्थक्वेक या कोई पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। अब ऐसी सिचुएशन ना आए ऐसा हम लोग क्यों अज्यूम करते हैं? समझ लो कि किधर तो फ्लड आ गया, अभी असम में फ्लड्स आ गए, असम बिहार में, तो समझो कि 10 रुपये प्राइस पे ओरिजिनली हम लोग 100 क्वांटिटी सप्लाई करते थे। अब क्या हुआ, फ्लड आने की वजह से लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी तो अपने आप प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई, समझो प्राइसेस बढ़ के हो गई 20 रुपये। बट अब सिचुएशन कौन सी है? फ्लड की सिचुएशन है, इधर ना कोई प्रोडक्शन हो सकता है, ना कोई लेबर फैक्ट्री में आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए क्या होता है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा है। जब फैक्ट्री से प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा है तो सप्लायर सप्लाई कैसे करेगा? इसके लिए उसके पास ज़्यादा बढ़े हुए प्राइस पे भी समझो उसके पास इतनी ही क्वांटिटी बची है कि वो सप्लाई कर पाए। अब क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ी बट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी वजह से। इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा वेदर कंडीशंस में। अगर वेदर कंडीशंस में चेंज होगा तो ऐसा हो सकता है कि बढ़े हुए प्राइस पे भी सप्लायर मे नॉट बी एबल टू सप्लाई मोर, मतलब उसकी इच्छा है कि वो सप्लाई करे बट ही मे नॉट बी एबल टू सप्लाई मोर। इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। अब हमारा चौथा अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बोलता है? गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी पॉलिसीज होती है, टैक्सेशन पॉलिसीज होती है, ट्रेड पॉलिसीज होती है, मतलब हमें कौन से देश के साथ ट्रेड करना है, कौन से देश के साथ नहीं करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अब क्या हुआ, समझो कोई भी एक XYZ गुड्स है जिसकी इंडिया में बहुत डिमांड है, जिसकी इंडिया में डिमांड है, इसके लिए उसकी प्राइसेस बढ़ ही रही है, हमेशा उसकी प्राइसेस बढ़ रही है, 10, 20, 30 तक उसकी प्राइसेस चली गई। अब क्या हुआ कि 10 पे समझो एक सेलर सप्लाई कर रहा है 100 क्वांटिटी, अब प्राइस बढ़ने पे उसने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहिए, बट एक्चुअली क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ गया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इस देश से कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं चाइना का, करंट सिचुएशन में अगर ऐसी ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने कर दी और अगर हम लोग इंपोर्ट ही नहीं कर पाए तो वो बढ़े हुए प्राइस पे भी क्या कर पाएगा, कम क्वांटिटी सप्लाई कर पाएगा। 70 में सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। इसके लिए हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो इधर फेल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज? टैक्सेशन की गवर्नमेंट पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी में गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगा। अब हमारा अगला अजम्पशन है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई का, वो है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब ऐसा अजम्पशन हमें क्यों लेना पड़ा? तो एक एग्जांपल आपको पहले लेक्चर का याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने एक टॉयज की फैक्ट्री सेटअप की थी। अब टॉयज की फैक्ट्री सेटअप की थी और मैं गुजरात को क्या करता था, सप्लाई करता था। तब मेरी इच्छा थी कि मैं दुबई तक भी मेरा बिजनेस बढ़ाऊं, बट मेरे पास क्या नहीं था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं था। अब समझो ऐसा एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गया कि जो मुझे सस्ते दाम में दुबई तक भी मेरा माल पहुंचाने में मदद कर दे। तो अब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं 10 रुपये ओरिजिनल प्राइस पे 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं और अगर मेरी अब अगर क्या हुआ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो अच्छी हो गई, मतलब वो कम दाम में मिल रही है, तो क्या होता है कि इस प्राइस पे भी मैं अब ज़्यादा क्वान्टिटी सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब अब मैं दुबई भी सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं 100 प्लस 200 अब दुबई को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए क्या होता है कि मेरी प्राइस तो नहीं बढ़ी बट मेरा सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया। अब क्या हुआ कि लॉ ऑफ सप्लाई इसमें फेल हो गया, क्योंकि प्राइस भी नहीं बढ़ी बट फिर भी मेरा जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है, वो बढ़ गया। इसके लिए हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब क्या हो गया, इसका एक रिवर्स सिचुएशन लेते हैं कि समझो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत हाई हो गई। अब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हाई होने से क्या होता है, सेलर का प्रॉफिट कम हो जाता है। सेलर का प्रॉफिट कम हो जाता है तो वो क्या करता है, बढ़े हुए प्राइस पे फिर ज़्यादा नहीं सेल कर पाता है क्योंकि उसका प्रॉफिट ही कम हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब गुड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है सेम प्राइस पे सप्लाई। इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब हमारा 6th अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब हम तो बेच रहे हैं एक गुड्स, दूसरे गुड्स की प्राइसेस क्यों कांस्टेंट रहे, ऐसा क्यों अजम्पशन ले? तो ऐसा अजम्पशन लेना पड़ता है दोस्तों क्योंकि अगर दूसरे गुड्स की प्राइसेस चेंज हो गई तो सप्लायर क्या करता है, जिसको उधर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब उसको जिधर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है उधर वो उसके रिसोर्सेज शिफ्ट कर देता है। इसके लिए क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस कितनी भी बढ़ती रहे बट उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में अगर उस सेलर को प्रॉफिट दिख रहा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर जाएगा। इसके लिए हमारा इधर लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सप्लायर में ट्रांसफर इट्स रिसोर्सेज टू द अनदर प्रोडक्ट। अब ये अनदर प्रोडक्ट को कैसे रिसोर्स ट्रांसफर करता है,
हमारा एग्जांपल लेते हैं, एक्स कमोडिटी है जिसकी ओरिजिनल प्राइस तो है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, अब प्राइस बढ़ गई 20 हो गई, तो 20 रुपये प्राइस पे क्या करना चाहिए, सेलर ने 200 क्वांटिटी सप्लाई करना चाहिए या तो 100 से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहिए डायरेक्ट रिलेशनशिप में। बट समझो उसके पास अभी और एक कमोडिटी सेल करने के लिए है वाई। अब वाई कमोडिटी की प्राइस हो गई दोस्तों, वाई कमोडिटी की प्राइस हो गई ₹30, इसकी है 20, इसकी है 30, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उसका ज़्यादा है, मतलब इसमें वो क्या कर सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो अब क्या होता है, वो क्या करता है, इस सेलर इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन छोड़ के वो वाई प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर देता है, मतलब अपना कैपिटल, अपना लेबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि इधर प्राइसेस बढ़ी, फिर भी इसने अपना प्रोडक्शन इधर शिफ्ट कर लिया वाई प्रोडक्ट पे, इसके लिए इसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो जाती है, समझो 50-40 ऐसे हो जाती है। इधर क्या हो जाता है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, मतलब प्राइसेस बढ़ी बट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। इसके लिए हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं कि दूसरे गुड्स की प्राइसेस सेम रहेगी, तो ताकि क्या होगा कि सप्लायर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट नहीं करेगा। अब हमारा सातवां जो अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई के लिए वो है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब ऐसा एक अजम्पशन आपको याद आ रहा होगा, तो हमने डिमांड में भी पढ़ा था कि एक कंज्यूमर ने आगे के प्राइसेस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि अगर एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आगे की अगर वो प्राइसेस एक्सपेक्ट कर लेता है तो वो इस क्वांटिटी पे कम ज़्यादा परचेस करता है। वैसा ही होता है सेम एक सेलर के बारे में। अब क्या होता है कि सेलर ने क्या नहीं करना चाहिए, सेलर डजंट एक्सपेक्ट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस। अब समझ लो कि एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 10 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है 100, ओरिजिनल है हमारा, अब प्राइस बढ़ गई 20 रुपये पे। अब जब प्राइस बढ़ी तो उसने अपना सप्लाई क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बट सेलर को अब ऐसा लगता है कि ये 20 रुपये प्राइस भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में 40 रुपये को भी जा सकता है। अभी वो प्राइस नहीं है, बट समझो 10 दिन बाद वो प्राइस आ जाए 40 रुपए के लिए, तो वो क्या करता है, अपना सप्लाई जो है वो बचा के रखता है, मतलब वो आगे सप्लाई नहीं करता है। तो क्या होता है कि 20 रुपए अगर प्राइस भी हो गई, फिर भी वो क्या करता है, इतना ही सप्लाई करता है या इससे कम भी कर लेता है। तो वो क्या करता है, उसके पास का जो स्टॉक है वो अपने पास बचा के रखता है। किसके लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आगे प्राइस जब 40 रुपए होगी तो इस प्राइस पे वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करके क्या कर लेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। ये दोस्तों होता है, खास करके आपको मालूम होगा अनियन के साथ ये बहुत बार होता है कि अनियन की प्राइसेस इतनी बढ़ती रहती है, और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इतना स्टॉक करके रख देते हैं कि ये लोग वेट करते रहते हैं कि कब मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़े हुए प्राइसेस पर ये ज़्यादा सेल कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग अजम्पशन लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को ट्रू करने के लिए कि कोई भी सेलर जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं करेगा उसके प्राइस के लिए। तो दोस्तों ये थे अपने अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है अजम्पशंस में या पिछले कोई भी लेक्चर में, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।